हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितेश कुमार उपाध्याय। आज मैं आपको इतिहास का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक एज पे हम चर्चा करेंगे, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जो आप यूजीसी नेट के लिए देते हैं या जीआईसी की जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी में, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैदिक एज। वैदिक एज की जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल को सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पूरा वैदिक काल का जो पीरियड है फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC के बीच में हम मानते हैं, और इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ऋग वैदिक एज, ये होता है फ्रॉम 1500 टू 1000 BC के बीच में, और सेकेंड होता है लेटर वैदिक एज फ्रॉम 1000 टू 600 BC के बीच में। तो ये सबसे पहले वैदिक काल दो भागों में डिवाइड होगा, और हम देखते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या है, इन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको जानने के पहले जो सेकंड टॉपिक आता है कि इस वैदिक पीरियड को हम जानेंगे कैसे, क्योंकि हिस्ट्री के लिए सबसे पहला होता है कि क्या एविडेंस क्या है, हमको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम कैसे जानते हैं। तो इसके लिए आता है वैदिक लिटरेचर। अगर कोई पूछेगा कि वैदिक काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो उसकी जानकारी मिलती है बाय वैदिक लिटरेचर के द्वारा। तो सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं वैदिक लिटरेचर क्या होता है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या होता है? वैदिक साहित्य में सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है वेद। वेद जो कहते हैं नॉलेज। वेद क्या है? वेद चार होते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, फर्स्ट वेद ऋग्वेद। सेकेंड सामवेद। सेकेंड थर्ड यजुर्वेद। यजुर्वेद। और फोर्थ है अथर्ववेद। चार वेद होते हैं। ऋग वैदिक पीरियड की जानकारी केवल ऋग्वेद देता है। अगर कोई पूछेगा कि ऋग वेद पीरियड की जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब 1500 BC, फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC का नॉलेज केवल कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। अदर पार्ट लेटर वैदिक एज की जानकारी हमें मिलता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद कितने होते हैं? वेद चार होते हैं, जिसमें कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वैदिक लिटरेचर में आएंगे, क्योंकि वैदिक लिटरेचर के द्वारा ही हम जानेंगे, जो हम पढ़ते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, व्हाट इज द सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ऑल दीज नॉलेज गिवन बाय वैदिक लिटरेचर एंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद पूरा 1500 से 1000 BC का नॉलेज देगा। अब आता है वेद। तो सबसे पहले क्या हो गया? वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं हम। ऋग्वेद में 10th मंडल है, जिसमें हम कहते हैं कि ऋग्वेद 10 मंडल है। और ऋग्वेद के बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है, उसके बाद आता है ब्राह्मण। सेकेंड जो वेद के बाद आता है ब्राह्मण लिटरेचर। ब्राह्मण लिटरेचर। वेद के बाद क्या आएगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है? अगर कोई पूछे व्हाट इज ब्राह्मण लिटरेचर, तो हम कह सकते हैं कि रिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेद, जो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करते हैं। रिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेद अगर हम पूछे तो कह सकते हैं रिचुअल रिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेद। वेदों की कर्मकांडी व्याख्या जो करता है, वेदों की कर्मकांडी व्याख्या जो करता है, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण। इसमें किसका महत्व होगा? इंपोर्टेंस ऑफ यज्ञ। इसमें किसको महत्व दिया जाएगा? यज्ञों का महत्व दिया जाएगा। यज्ञों का महत्व होगा। ब्राह्मण साहित्य में क्या होगा? यज्ञों का महत्व होगा। इंपोर्टेंस ऑफ यज्ञ। इंपोर्टेंस ऑफ यज्ञ, यज्ञ का महत्व होगा।
तो ब्राह्मण लिटरेचर क्या है, वेद के बाद आता है सेकेंड नंबर पे ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, जो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करता हो, रिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेद, उसको हम क्या कहेंगे, ब्राह्मण लिटरेचर कहेंगे। इसमें क्या होगा, इंपोर्टेंस ऑफ यज्ञ होगा, रिचुअल्स का महत्व होगा, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स होंगे, बड़े बड़े यज्ञ चालू होंगे, ये होता है ब्राह्मण। तो 1000 BC के बाद वेद, जो सबसे पहला लिटरेचर वेदों के बाद आता है, सेकेंड आता है ब्राह्मण लिटरेचर, जिसको हम कहते हैं, जिसमें कर्मकांड और ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी, यज्ञ, इनका महत्व दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेद आएगा, वेद के बाद क्या आएगा, ब्राह्मण आएगा। हर वेद का, ईच वेद है सेपरेट ब्राह्मण लिटरेचर, हर वेद का अपना अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब क्या है, ईच वेद है सेपरेट ब्राह्मण लिटरेचर, लाइक ऋग्वेद। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण लिटरेचर हैं, ऐतरेय एंड कौशिकी। ऐतरेय एंड कौशिकी, ऐतरेय एंड कौशिकी। ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एंड कौशिकी। इसी के प्रकार से सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश, खडविश, पंचविश, खडविश, अद्भुत, अद्भुत एंड जैमिनी। ये क्या है, सामवेद के पंचविश, खडविश, अद्भुत एंड जैमिनी। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, ऐतरेय एंड कौशिकी। सामवेद का कौन है, पंचविश, अद्भुत, खडविश और जैमिनी। इसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें अगर हम, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, बहुत फेमस ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण एंड तैतरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एंड तैतरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एंड तैतरीय ब्राह्मण, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण है। यजुर्वेद को कहते हैं कि यह वेद जो है गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में है ये। और इसके ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण। और इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो सबसे पहला क्या आया, वेद। वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वेद के बाद क्या आता है, सेकेंड ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, द रिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेद, जो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या करते हैं। ईच वेद है सेपरेट ब्राह्मण लिटरेचर, लाइक ऋग्वेद का ऐतरेय एंड कौशिकी, ऐतरेय एंड कौशिकी। सामवेद का खडविश, अद्भुत, जैमिनी, पंचविश। यजुर्वेद का शतपथ एंड तैतरीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। क्लियर। तो वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद थर्ड नंबर पे आता आरण्यक। आरण्यक,
आरण्य क्या है? हम कहें आरण्य का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। तो कहते हैं कि अ लिटरेचर हु कंपोज्ड इन फॉरेस्ट, ऐसे साहित्य जो जंगलों में लिखे गए, जंगलों में कंपोज किए गए, उनको कहा जाता है आरण्यक। मतलब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे अब देखो समाज में सबसे पहले क्या हुआ, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स आएंगे, यज्ञ का इंपोर्टेंस ऑफ यज्ञ बढ़ेगा। सेकंड क्या होगा, धीरे धीरे लोग यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे किनारे होंगे, लोग इसका विरोध करना चालू करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सामने विरोध नहीं हो सकता, लोग दूर जाके जंगलों में साहित्य लिखेंगे और यज्ञों के महत्व को इग्नोर करेंगे, ये तप के महत्व को, संन्यास, तप के महत्व, इन चीज़ों को बताना चालू करेंगे और ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का धीरे धीरे विरोध चालू होगा। और इसके बाद लास्ट आता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद क्या है? जो वेदों की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेद, जो वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करता हो, जिसमें ब्रह्म की अवधारणा दी गई हो, जो कर्मकांडों का विरोध करता हो, जो यज्ञों के महत्व को इग्नोर करता हो, ये होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद का कोई विरोध नहीं करता। एक तरीके से हम देखें तो दीज आर द इंटरनल रिफॉर्म इन वैदिक रिलीजन। वैदिक साहित्य में, वैदिक धर्म में एक आंतरिक सुधार है। जब कर्मकांड ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यज्ञों का महत्व ज़्यादा बढ़ता है, तो समाज में एक विरोध चालू होता है। उसी विरोध को कंट्रोल करने के लिए इंटरनली जो रिफॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं उपनिषद। यहाँ पे ब्रह्म की अवधारणा दी जाती है, यहाँ पे कर्मकांडों का विरोध किया जाता है, वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है, ये होता है उपनिषद। तो अगर कोई पूछे कि वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, पूरे वैदिक काल की, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, ये वैदिक लिटरेचर हैं। इसके बाद वेदांग आएगा जो हम आगे देखेंगे। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। तो सबसे पहले कोई पूछे व्हाट इज वैदिक लिटरेचर, तो आप बताइएगा वेद, देन ब्राह्मण, देन आरण्यक, देन उपनिषद। और उपनिषद की हम विरोध नहीं कर सकते। उपनिषद में जो कही गई बातें हैं वो एक तरीके से ये लगभग हर जगह मानी जाती हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो ये है जो 600 BC के आसपास हम कर सकते हैं, जिस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म एक्सटर्नली विरोध कर रहे थे वैदिक रिलीजन का, इंटरनली जो रिफॉर्म चल रहा था वो उपनिषद के रूप में चल रहा था। क्लियर? तो सबसे पहले अगर पूछा जाए व्हाट इज वैदिक लिटरेचर, तो हम बोलेंगे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, देन वेदांग आएगा। ये वैदिक लिटरेचर कहा जाता है, इनको वैदिक साहित्य कहा जाता है, जिनके द्वारा हम वैदिक काल को जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब आता है सबसे पहले हम देखते हैं ऋग वैदिक पीरियड। सबसे पहले आता है ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक का अगर हम ऋग वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ऋग्वेद का सबसे पहला आता है क्या कि इन्होंने कहाँ पे रहा, इनके क्या क्या प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हमने बोला ऋग्वेद से। नॉलेज कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो सबसे पहले हम देखें तो आर्य जहाँ सबसे पहले निवास किए, आर्यों ने जहाँ सबसे पहले निवास किया, दैट इज कॉल्ड सप्त सैंधव। सप्त सैंधव, आर्यों ने जहाँ सबसे पहले निवास किया उसको कहा जाता है सप्त सैंधव। ऋग्वेद में वो टर्म आता है सप्त सैंधव, मतलब आर्यों ने जहां पे रेजिडेंस किया, जहां पे निवास किया, आर्यों ने जहां पर सबसे पहले निवास किया, उसको कहते हैं सप्त सैंधव। क्या कहते हैं? सप्त सैंधव का, अर्थात सिंधु और उसकी जो सब्सिडरी रिवर्स हैं वो एरिया है जहां आर्यों ने सबसे पहले निवास किया। ऋग्वेद में अगर सबसे ज्यादा बार किसी रिवर्स का जो मेंशन किया गया है, सिंधु का किया गया। सबसे ज्यादा बार जो उल्लेख किया गया, सिंधु का उल्लेख किया गया, सिंधु रिवर का, मतलब यही इनका मेन क्षेत्र था, सिंधु नदी और उसका जो क्षेत्र था, यहीं पे आर्यों ने फर्स्ट टाइम सबसे पहले यहाँ पे अपना निवास किया। सेकेंड, ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा पॉयस रिवर है वो है सरस्वती। ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है उसको कहते हैं सरस्वती। सरस्वती सबसे ज्यादा पवित्र नदी है और इसी को कहा जाता है नदीत्मा। नदीत्मा। इसके अलावा ऋग्वेद में अगर बात करें तो कहते हैं कि दे न्यू अबाउट गंगा एंड यमुना।
ये गंगा और यमुना के बारे में इनको जानकारी थी, अर्थात इनका ज़्यादा मेंशन नहीं हुआ है, 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स मेंशन हुआ है। इट मीन्स कि इनकी जो बाउंड्री थी पूरब की तरफ, वो थी हरियाणा वाला जो एरिया है, गंगा यमुना का एरिया, दिल्ली हरियाणा वाला एरिया, उसके उधर ही ये लोग थे, उसके इधर अभी आए नहीं थे लोग। तो ये इनका एरिया था। इट मीन्स दे न्यू अबाउट गंगा एंड यमुना। आर्यों ने जहाँ निवास किया उसको डेट इज कॉल्ड सब सिंधु। सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम जो मेंशन रिवर है वो है सिंधु, एंड जो पोएस रिवर है वो है सरस्वती। और इसके अलावा दे न्यू अबाउट हिमालय। ये हिमालय के बारे में जानते थे क्योंकि हिमालय की एक चोटी जो है जिसका नाम है मूजवंत। ये सब आप जीआरसी दे रहे हो, यूजीसी दे रहे हो, ये सब क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपने सही से क्लास देख लिया तो आपको यकीन मानिए कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जाके पेपर लगाइए और आराम से एग्जाम दीजिए। आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो भी आप निकालोगे वो सब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बस हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, देन आप चाहे जीआरसी दो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे यूपीपीसीएस दो, सिलेबस आपका यही रहेगा। और हर दोनों लेवल पे कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दोनों का मिश्रण, दोनों को मिक्स करके हम क्लास को ले रहे हैं, तो इसको आप देखिएगा। तो ऋग वैदिक पीरियड, सप्त सिंधु, सिंधु नदी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी। आर्यों ने जहाँ सबसे पहले निवास किया उसको हम क्या कहेंगे, नदीतमा नदी, सिंधु कहेंगे। और इस तरीके से ऋग वैदिक पीरियड में ये चीज़ें हमारी धीरे धीरे चालू हुई। देन दोस्तों सेकेंड बात अगर हम करें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई देता है कि मैंने बोला कि दे न्यू अबाउट हिमालय। हिमालय की जानकारी इनको थी, हिमालय की जानकारी इनको थी। क्योंकि हिमालय की एक चोटी है मूजवंत, एक पीक है, मूजवंत पीक का वर्णन किया गया है। इन ऋग्वेद मेंशन द मूजवंत पीक। मूजवंत की चोटी जो है हिमालय की, इसका वर्णन किया गया है मूजवंत चोटी का, पीक का। इट मीन्स ये हिमालय को जानते थे। ये सप्त सिंधु वाला एरिया इनका मेन एरिया था। गंगा यमुना इनकी बाउंड्री बनाती थी। इस प्रकार से आर्यों ने सबसे पहले यहाँ पे निवास किया। तो मैंने दो चीज़ें बताई। फर्स्ट आपको बताया कि व्हाट इज वैदिक लिटरेचर, एंड सेकेंड रेजिडेंस, कहाँ पे इन्होंने जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल का जो भौगोलिक परिदृश्य है, इसको हमने बताने की कोशिश की। थर्ड यार अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में 2-3-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि व्हाट इज द पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ऋग्वेद, व्हाट इज द सोशल कंडीशन ऑफ ऋग्वेद। तो सबसे व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वेद एंड व्हाट इज द रिलीजियस कंडीशन ऑफ द ऋग्वेद। मतलब ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति क्या है, ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति क्या है, ऋग्वेद की धार्मिक स्थिति क्या है, और ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति क्या है, इनके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो व्हाट इज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द ऋग्वेद, ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दूंगा ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अगर हम बात करें व्हाट इज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द ऋग्वेद, तो कुछ चीजें आपको समझिएगा कि जो आर्यंस आए ये कबीले के रूप में आए। कई ग्रुप जो है इनका अलग अलग समय पे आया, अलग अलग कबीले के रूप में आए। तो जाहिर सी बात है कि जब ये ग्रुप के रूप में आएंगे, कबीले के रूप में आएंगे, तो जिसे कहते हैं अनु, पंचजन, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस, ये कई अलग अलग कबीले के वो ग्रुप थे जिसको नाम दिया जाता है अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस। इस नाम पे हम देखते हैं, ये दिखाई देता है यहाँ पे। सेकेंड जब आता है तो इनको क्या चैलेंज होगा। जब यहाँ पे आएंगे तो दो प्रकार के, दे वर फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ चैलेंज। व्हेन आर्यंस केम इन सप्त सिंधु एरिया दे वर फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ चैलेंज। 2 प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे थे आर्यंस जो है। अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होगा पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में कि दे वर फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ चैलेंज। ये 2 प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। फर्स्ट, यह 2 प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। दे वर फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ चैलेंज।
फर्स्ट एमंग द ग्रुप्स, कबीले में आपस में संघर्ष हो रहा था। जैसे आप कभी सपोज करो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे चले गए, आपका बिजनेस बेहतर हुआ, तो जो अदर लोग आपको जान के आएंगे तो जाहिर सी बात वो भी आपको क्या करेंगे, चैलेंज देंगे। तो सबसे पहला क्या था कि फर्स्ट दे वर फेसिंग फर्स्ट चैलेंज एमंग द ग्रुप्स, अपने ग्रुप के लोगों में संघर्ष चल रहा था, आपस में कबीलों के बीच में, आपस में कबीलों के बीच में। एमंग द ग्रुप्स। सेकेंड जो था इनका, सेकेंड जो मुद्दा अगर हम बात करें तो सेकेंड ये जो फेस कर रहे थे, सेकेंड मुद्दा वो ये फेस कर रहे थे, द लोकल जो पीपुल थे यहाँ पे, स्थानीय लोग जो थे, लोकल लोग थे, जो हम कहते हैं जो इसके अगर देखें तो जो इंडस वैली के लोग बचे हुए थे, देसी लोग थे, उनसे भी, जिसको द फ्यू कहा गया है, उनसे भी ये एक तरीके से चैलेंज चला था। मतलब लोग स्थानीय लोगों से, लोकल रेजिडेंट से, स्थानीय लोगों से। इट मीन्स दे वर फेसिंग टू टाइप्स ऑफ चैलेंज, फर्स्ट एमंग द ग्रुप्स एंड सेकेंड द लोकल रेजिडेंट ऑफ द एरिया, इस क्षेत्र के जो स्थानीय लोग थे। इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है 10 किंग वार, एक एग्जाम्पल मिलता है इसी पे 10 राग युद्ध जो भरत क्लेन सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ। 10 राजाओं में 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे, ये दोनों ने मिलकर लड़ा और एक बड़ा फेमस वार है ऋग्वेद का, जब आप पढ़ते हो 10 किंग वार। टेन किंग वार, ये ऋग्वेद का एक बड़ा फेमस युद्ध है, दासराग युद्ध, जिसको हम कहते हैं 10 किंग वार। ये क्या होता है, ये बेसिकली सुदास जो भरत क्लेन का है, भरत क्लेन सुदास एंड 10 किंग, बिटवीन 10 किंग, मतलब भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में हुआ। इस 10 किंग में 5 आर्य थे एंड 5 अनार्य थे। एकदम क्लियर समझिएगा, अगर समझ गए। 5 आर्य में कौन थे, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस, जो यूजीसी वाले दे रहे होंगे ध्यान दीजिएगा। अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस, ये 5 आर्यों की जातियां थी। अनु, द्रुहा, यदु और तुर्वस, पुरु और तुर्वस, ये 5 जातियां थी, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु एंड तुर्वस। और इसी के साथ 5 अनार्य थे, अनिल, पक्त, शिव, बिसाड़िन, ये 5 अनार्य थे। इन लोगों ने मिलकर लड़ा और जिसमें भरत वंश का राजा सुदास जीत गया, इसीलिए भारत भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, भारत भी कहा जाता है। इट मीन्स व्हेन आर्य केम इन इंडिया, जब आर्य भारत में आए तो दे वर फेसिंग 2 टाइप्स ऑफ चैलेंज, वन एमंग द ग्रुप्स एंड सेकेंड द लोकल रेजिडेंट ऑफ द रीजन। एंड द फेमस वार मेंशन्ड इन ऋग्वेद वाज 10 किंग वार और दासराग युद्ध, जिसको हम कहते हैं 10 राजाओं का युद्ध, बिटवीन भरत क्लेन सुदास एंड अदर 10 किंग। इन अदर 10 किंग 5 आर्य एंड 5 अनार्य। 5 आर्य कौन थे, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस, एंड 5 अनार्य कौन थे, अनिल, पक्त, शिव, बिसाड़िन, शिव, ये लोग थे। ये लड़े जिसमें भरत वंश का राजा सुदास जीत गया और इसीलिए भारत कहा जाता है। अब पूछोगे कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ 10 किंग वार, 10 राग युद्ध का कारण क्या था। तो इसके कारण में दो कारण दिए जाते हैं। पहला कहते हैं कि नदियों का जो वाटर को लेके जो पानी की समस्या थी वो वहां पे भी दिखाई देता है। परुश्री नदी के जल के बंटवारे को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑफ परुश्री रिवर। परुश्री वर्तमान में इसको हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। परुश्री जिसको हम कहते हैं रावी, वर्तमान में इसका नाम है रावी। परुश्री नदी के जल के बंटवारे को लेकर, नदी के जल के बंटवारे को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
वाटर ऑफ परोसनी रिवर, इसको लेके विवाद था, नदी के जल के बंटवारे को लेके। सेकेंड जो कहा जाता है, कहते हैं कि द डिस्प्यूट जो था बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ टू इंटेलेक्चुअल्स विश्वामित्र एंड वशिष्ठ, विश्वामित्र और वशिष्ठ जो बौद्धिक वर्ग के नेता थे उस समय, उनके बीच का विवाद, मतलब हम कह सकते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच का भी विवाद था। इन्हीं दो कारणों से ये हुआ, और जिसमें भरत वंश का राजा सुदास जीतता है। ये ऋग्वेद का एक फेमस युद्ध है जिसको मैंने बताया 10 किंग वार के नाम पे जानते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड मुद्दे की अगर हम बात करें, तो सेकेंड मुद्दा हमारा ये है कि अब आता है कि पॉलिटिकल कंडीशन में मैं बताया कि इस प्रकार का सिचुएशन था। इसका मतलब क्या होगा कि जो लीडर होगा वो अपने ग्रुप का लीडर होगा, जो नेता होगा ऋग्वेद में, राजा जो होगा अपने ग्रुप का लीडर होगा। तो इस समय 3 प्रकार की अवधारणा दिखाई देती है। ग्राम, कई परिवारों को मिलकर बनता था ग्राम। ग्राम के ऊपर ग्राम का जो हेड होता था ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी वाज द हेड ऑफ द विलेज। ग्रामणी कौन था? जो गांव का प्रमुख था, ग्रामणी। एंड सेकेंड, कई जो ग्राम होता था इनको मिला के 20 बनता था। 20 के हेड को हम कहते थे विस्पति। एंड उसके ऊपर होता था जन, और जन का हेड होता था राजा। इट मींस राजा अभी क्षेत्र का नेता नहीं था, ग्रुप का नेता था, जन का नेता था, जनपद का नेता नहीं था। किंग वॉज नॉट द लीडर ऑफ जनपद, ही वॉज द लीडर ऑफ ओनली जन, मतलब अपने ग्रुप का नेता था ये। तो ग्राम, 20 एंड जन। ग्राम क्या है? परिवार के, कई परिवार के समूह को मिला के ग्राम बनता था। ग्राम का लीडर कौन है? ग्रामणी है। उसके ऊपर कौन है? विष है, जिसको हम विस्पति कहते हैं। और उसके ऊपर कौन होगा? जन होगा। जन के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? एक तरीके से हम कहेंगे कि वो क्या है? राजा है। इसका मतलब ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि इन ऋग्वेद किंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ जनपद। ऋग्वेद में राजा जनपद का नेता नहीं था। राजा वाज नॉट अ लीडर ऑफ जनपद, राजा जनपद का नेता नहीं था। ही वॉज नॉट लीडर ऑफ जनपद, ही वॉज द लीडर ऑफ जन। इसका मतलब आर्य क्या था? अभी भूमि से अगर हम कहें तो मेन इकोनॉमी इनकी क्या होगी? अभी लैंड नहीं होगा, मेन इकोनॉमी क्या होगी? एनिमल रेयरिंग होगी। यहीं से हम पॉइंट को दिमाग में रख सकते हैं। तो राजा, ग्राम, 20 जन इकाइयाँ थी। राजा ये था, ग्राम, 20 और जन। इसके अलावा हम देखें तो अब राजा का व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द किंग इन ऋग्वेद? यदि एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द रोल फंक्शन ऑफ द किंग, मेन फंक्शन क्या था ऋग्वेद में, राजा का मेन रोल क्या था, तो याद रखिएगा देयर वर 2 टाइप्स ऑफ रोल इन ऋग्वैदिक किंग। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ रोल, 2 प्रकार की भूमिका थी। फर्स्ट रोल था ये, ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ देयर ग्रुप। यह अपने ग्रुप की सुरक्षा करता था, प्रोटेक्टर था वो, अपने कबीले की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी। ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट देयर ग्रुप, वह अपने ग्रुप की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। मतलब इन द ऋग्वैदिक पीरियड किंग वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। अपने कबीले की रक्षा की जिम्मेदारी थी। किसकी? राजा की। सिख वाला अपने कबीले की रक्षा की जिम्मेदारी थी। एंड सेकेंड क्या होगा? क्योंकि राजा का काम क्या होता है? इकोनॉमी को बूस्ट करना। इकोनॉमी क्या है? एनिमल रेयरिंग, पशुपालन है। इसका मतलब क्या होगा? दे फाइट फॉर एनिमल, पशुओं के लिए युद्ध करेगा, स्पेशली काऊ, मतलब गायों के लिए युद्ध करेगा। किसके लिए युद्ध करेगा? एनिमल, स्पेशली फॉर काऊ, गायों के लिए युद्ध करेगा। इसीलिए ऋग्वेद में एक शब्द आता है गोसु, गवेषण, गविष्टि। ये पूछा गया, आईएएस में भी पूछा क्वेश्चन।
गोसु, गवेषण, गविष्टि ये सब किसके लिए यूज किए गए हैं? वार के लिए, मतलब गायों के लिए युद्ध होता था। क्योंकि इन द रिग पीरियड मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो संपत्ति की गणना की जाती थी वो किसमें की जाती थी? पशुओं में की जाती थी, गायों में की जाती थी। अर्थात जिसके पास जितने ज्यादा गाय होंगे वो उतना रिच माना जाएगा। तो राजा किसके लिए युद्ध करेगा? पशुओं के लिए। इन ऋग वैदिक पीरियड द किंग हैज टू टाइप्स ऑफ ड्यूटी, फर्स्ट प्रोटेक्टर ऑफ देयर ग्रुप एंड सेकेंड वार फॉर एनिमल स्पेशली काऊ। बिकॉज इन दिस पीरियड, इस काल में द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन एनिमल्स, पशुओं की गणना किसमें होती थी? गाय, पशुओं में की गणना, प्रॉपर संपत्ति की गणना किसमें होती थी? पशुओं में, स्पेशली फॉर काउ। क्लियर? इसीलिए ऋग्वेद में गोसु, गवेषण, गविष्टि, ऑल दीज वर्ड यूज्ड फॉर वार, दिस शो द इंपोर्टेंस ऑफ द काउ, जो गायों के एक तरीके से महत्व को दिखाते हैं। क्लियर? इसके अलावा थर्ड में आता है कि राजा को कंट्रोल कौन करता था? तो इस काल में कमेटियां थी जिसको हम कहते हैं सभा, समिति एंड विदत। दीज आर दी कमेटी हु कंट्रोल्ड ऑन किंग, जो राजा पे नियंत्रण रखती थी। सभा, समिति एंड विदत, ये राजा पे नियंत्रण करने वाली समितियां होती थी। सभा, समिति एंड विदत, ये राजा पे नियंत्रण करने वाली समितियां होती थी, जो करती थी सभा, समिति एंड विदत। ये राजा को नियंत्रित करने वाली होती थी सभा, समिति और विदत। ये आपका पूरा का पूरा ऋग वैदिक पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पीरियड में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा मेंशन था, ये जो शुरुआत हो रही है, जो लोग भी जीआईसी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, या मेंस देंगे अभी, यूपीएससी दे रहे हैं या यूजीसी दे रहे हैं, इन सब के लिए कॉमन एक सिलेबस को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप क्लास जुड़ते हो तो यकीन मानिए कि हिस्ट्री पे आपकी एक बेहतर अवधारणा बनेगी, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले एग्जामों में आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। क्लियर? कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। नमस्कार।